मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैं केमिस्ट्री लेकर आया हूं और जिसमें अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे बिलियन, जिसकी अंग्रेजी होती है सॉल्यूशन। और बिलियन की परिभाषा हमने आपको बताया था। अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और कक्षा 12 जो है कक्षा 12 में जितने वीडियो हैं उसको आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिए, विलयन की परिभाषा हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और जल का मिश्रण हो गया, नमक और जल का मिश्रण हो गया। ठीक है, ये आपका विलयन कहलाता है। उसमें समांगी के बारे में बताए थे कि समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें उसके अवयवी तत्व दिखाई न दें। ठीक है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया, इसके पहले वाले ही लेक्चर में बताए थे। और साथ ही साथ हमने विलयन का गुण भी बताया था। ठीक है, और एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसमें उसके अवयवी तत्व आसानी से अलग अलग दिखाई दें। जैसे मान लीजिए जल में अगर वो क्या कहते हैं, बालू को डाल दिया जाए तो उसके जल भी दिखाई देता, बालू भी दिखाई देता। या अगर जल में मिट्टी का तेल डाल दें या जल में वो डीजल डाल दें तो वह दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। उसके बाद हमने विलयन के गुण बताए थे। उसके बाद जो है मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार बताए थे, जिसमें आपको तनु विलयन के बारे में बताया था कि तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जिसमें आपको तेजाब का पानी जैसे बताया गया था जो बैटरी में डाला जाता है। उसको सांद्र विलयन में बताए थे कि यह इस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। उसके बाद आपको असंतृप्त विलयन बताए थे, नहीं संतृप्त विलयन बताया गया था। तो विलयन की वह अवस्था जिसमें कोई विलेय पदार्थ और न घुल सके, तो विलयन की उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त माने नहीं, जो संतृप्त न हो, यानी विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ डालने पर आसानी से वो घुलता रहे, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। और एक बताया गया था अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब है कि संतृप्त अवस्था में जब विलयन रहता है तो उसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, लेकिन जब कहने मतलब यह है उसको उस संतृप्त विलयन को अगर हम कहीं से टेम्परेचर दे दें और गर्म करने लगें, उष्मा दे दें और फिर विलेय पदार्थ को उसमें डालें तो वह आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। उस विलयन की अवस्था को हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते थे। ठीक है, ये इसके पहले वाले टॉपिक में यही बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। तो यह याद रखिएगा, विलायक और विलय की जो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखेंगे तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के लिखेंगे। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला है आपका ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा होता है ठोस का द्रव में विलयन। और तीसरा लिखेंगे ठोस का गैस में। ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चौथा लिख सकते हैं द्रव का ठोस में विलयन। अगला क्या होगा, पांचवा द्रव का द्रव में। द्रव में विलयन। छठवां द्रव का गैस में विलयन। और सातवां है गैस का ठोस में विलयन। अगला हो जाएगा 8वां
द्रव में विलयन, और नंबर हो जाएगा गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर, तो मात्राओं के आधार पर आपको विलयन के 5 प्रकार बताए थे। और यहाँ देखिएगा, यह भौतिक अवस्था के आधार पर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। फिर द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर ये गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इसको याद करने का तरीका समझिए। ठोस उठाइए, ठोस को 3 बार उठाइए, ठोस का ठोस में, अगर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था होती है ना, तो ठोस का ठोस, ठोस का द्रव, ठोस का गैस, खत्म। उसके बाद ठोस वाला फाइनल, अब द्रव को उठाइए, वही कहा है, अब द्रव इधर आएगा, इधर ठोस द्रव गैस, तो क्या हो जाएगा? द्रव का ठोस, द्रव का द्रव, द्रव का गैस। क्लियर? अब गैस में आइए, गैस गैस इधर आएगा, जैसे इधर ठोस ठोस लिए थे, ठोस द्रव गैस, ऐसे मान लिए इधर द्रव लिए तो ठोस द्रव गैस, ऐसे गैस लेंगे तो इधर क्या होगा? ठोस द्रव गैस। याद करना आसान है। जब ठोस लीजिएगा तो ठोस द्रव गैस, द्रव लेंगे तो फिर ठोस द्रव गैस, फिर गैस लीजिएगा तो ठोस द्रव गैस। इस तरह से ये विलयन बनता है। अब ठोस का ठोस में किस कैसे बनता है विलयन, तो याद रखिए, जैसे तांबा और सोने का, तांबा को सोने में मिला दिया जाता है। जैसे कभी भी जो माला वगैरह बनाया जाता है या कोई जो भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं, जो गहने होते हैं, तो उसमें तांबे की मात्रा कुछ मिला दी जाती है, जिससे वो नरम हो जाता है। और जब नरम हो जाता है तो उससे वो गहने बन जाते हैं। अगर वो न मिलाया जाए, उसकी मात्रा न मिलाया जाए, तो सोना बहुत हार्ड होता है, उस कंडीशन में उसके गहने नहीं बन पाएंगे और जगह जगह वो जब आप बनाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम गहने पहनते हैं वो उसमें मिक्स होता है। तो किसका मिश्रण कर सकते हैं? तांबे में सोने का मिश्रण कर सकते हैं। ये ठोस का ठोस में विलयन हो जाएगा। ठोस का द्रव में है, तो ठोस का मतलब आप सोडियम ले लीजिए, आप सोडियम को पारे में, यानी यहाँ मैं ले रहा हूँ ठोस का ठोस में है ना, तो आप लिख सकते हैं क्या? तांबे का, या ऐसे लिखे सोने में तांबे का मिश्रण, सोने में तांबे का मिश्रण। ये देखेंगे ठोस का द्रव में है तो लिख सकते हैं सोडियम का, यानी सोडियम का पारा के साथ मिश्रण, सोडियम का पारा, पारा धातु का पारा के साथ मिश्रण, ठीक है। इसी तरह से देखिए ठोस का गैस में है, तो ठोस का गैस मतलब यह है, जैसे कपूर को आप जलाते हैं तो कपूर का किसमें विलय हो जाता है, यानी वो ठोस होता है कपूर। तो कपूर को जब हम जलाते हैं, या कपूर धुआं में बन सकते हैं, नाइट्रोजन का मिश्रण, या कह सकते हैं कि जो नवसाधन है उसमें भी कर सकते हैं। ठोस का है ना, कपूर का इसी प्रकार देखिए, समझ लीजिए, इसको आसानी से ये इतना आता नहीं है, बशर्ते है कि जानना चाहिए। मान लीजिए द्रव का ठोस में है, तो द्रव का ठोस में जैसे कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए पानी है और पानी में चीनी डाल दीजिए, पानी जल लीजिए और जल में चीनी मिला दीजिए। ये इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं, जो विलयन, वो जो मिश्रण बनता है उसी को विलयन कहते हैं। तो पानी में क्या करिए? चीनी मिला दीजिए, या पानी में क्या करिए? नमक मिला दीजिए। चीनी और जल और चीनी का मिश्रण ले सकते हैं। इसी प्रकार द्रव का द्रव में है, तो द्रव का द्रव मतलब क्या? आप जान ही रहे हैं, मार्केट में तमाम लोग ये बियर या दारू पीते हैं तो क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? एल्कोहल मिला देते हैं, या और क्या मिलाया जा सकता है? पानी में कोई भी दवा भी, लिक्विड वाली जो दवा होती है बच्चों को पिलाने के लिए, वो भी मिला दिया जाता है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है द्रव का द्रव में मिश्रण होता है। द्रव का गैस में क्या होता है? तो द्रव का जो गैस में मिश्रण है, तो जल में घुला ऑक्सीजन, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है,
तो द्रव का गैस मतलब क्या, जल में घुला ऑक्सीजन हो जाएगा। गैस का ठोस में, तो गैस का ठोस में इस प्रकार ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई गैस है, उसको किसी गैस को किसी ठोस में मिक्स कर दिया जाए तो या उसमें समाहित हो जाता है, तो ऐसे मिश्रण को गैस का ठोस में भी कर सकते हैं। गैस का द्रव में, यानी गैस का द्रव मतलब यही मान लीजिए जो विभिन्न गैसें हैं वो जो जल में मिली होती हैं, यानी ऑक्सीजन मिला होता है, हाइड्रोजन मिला होता है, गैस का गैस में हो जाता है। तो गैस का गैस मतलब क्या, वायु को ले सकते हैं, वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, तो आप ये गैस का गैस में विलयन ले सकते हैं। तो ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, तो विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार हम लोग पढ़ लिए, जिसमें विलयन 9 प्रकार का होता है। याद करना आपको बता दिया गया, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में। ठोस उठाइए तीनों, तो ठोस द्रव गैस, द्रव उठाइए ठोस द्रव गैस, गैस उठाइए तो ठोस द्रव गैस। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आपके सामने अब जो चीज मैं बताने चल रहा हूँ, यह कक्षा 11 और 12 दोनों कक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज मैं बताने चल रहा हूँ। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं, किन किन विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यह कक्षा 11 और 10 दोनों में ये चैप्टर है, इसलिए 11 और 10 दोनों बच्चे इसको देखें और इससे अधिक लाभ उठावें। आप भी जरूर जो है पेपर में, कोई भी पेपर आप दीजिएगा तो इससे रिलेटेड आपको सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं, मैं लिख रहा हूँ। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं, वो कौन कौन है ध्यान रखेंगे। पहला नार्मलता, दूसरा द्रव्यमान प्रतिशतता, इसी को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता। पहला नार्मलता हो गया, दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशतता, तीसरा होता है मोलरता, चौथा होता है मोलरता, और पांचवा है मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश क्वेश्चन में लिखेंगे मोल प्रभाज। इसके अतिरिक्त भी आपका फार्मलता होता है, फार्मलता, और फिर आपका एक पीपीई भी होता है। तो कहने मतलब है जितने इम्पॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में अथवा आपके एग्जाम में जो होम एग्जाम है आते हैं, खासकर आपके देखिए ये 5 में से ही आपको मिलते हैं। नार्मलता, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता, मोल अंश। ठीक है, और एक होता है पीपीई, पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम होता है, उसको भी मैं उसको लास्ट में मैं लिखवा दूंगा। इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो है सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में नार्मलता क्या है। ध्यान दीजिएगा, नार्मलता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर भी लिख सकते हैं और 1 लीटर लिख सकते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर
प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, नहीं, इस विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता कहलाती है। याद रखेंगे कि किसी विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से लिखते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान दीजिए, नॉर्मलता का सूत्र लिख लेंगे। नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम, विलेय की सांद्रता, नॉर्मलता बराबर, यानी किसी विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता बराबर होता है, तो नॉर्मलता बराबर देखिए यहाँ एक बार स्पष्ट कर देना, किसी विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे विलेय का तुल्यांकी भार, बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता को N से लिखते हैं और N बराबर, और सांद्रता को S से लिखते हैं और तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं। इस तरह से एक सूत्र मिल गया कि N बराबर S बटे E। अब इसका देखिए S क्या है, तो आप कहेंगे S जो है ये विलेय का ग्राम प्रति लीटर में क्या है? सांद्रता है। E क्या है, तो आप कहिएगा विलेय का तुल्यांकी भार है। अब सांद्रता का भी सूत्र लिख लेते हैं। विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता को S से लिखते हैं। विलेय की सांद्रता बराबर विलेय की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन, बटे विलायक का आयतन, पुस्तक में लीटर में। याद रखेंगे, विलेय की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन, और सांद्रता को S से लिखेंगे और द्रव्यमान को आप कर सकते हैं M से लिखेंगे, और आयतन को क्या लिखेंगे? V से लिखेंगे। इस तरह से S बराबर M बटे V होता है। और सांद्रता तो हो गया, तुल्यांकी भार की तरफ चलते हैं। तो E क्या है? E जो है विलेय का तुल्यांकी भार है। तो विलेय का तुल्यांकी भार का सूत्र जान लीजिए, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय की
अम्लता आप्लिक क्षारकता, अम्लता आप्लिक क्षारकता, क्षारकता। देखिएगा तुल्यांकी भार का सूत्र होगा विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लता या क्षारकता, और तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं और अणुभार को एम से लिखेंगे, और अम्लता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता है तो आप किसी भी या तो H प्लस या OH माइनस की जो संख्या होती है, अम्लता जो होगी किसी अम्ल की जो अम्लता होती है वह H प्लस आयनों की संख्या के बराबर होती है, और किसी क्षारक की जो क्षारकता होती है जैसे उसकी जो क्षारकता जो होगी वह OH माइनस आयनों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ H लिख सकते हैं H प्लस आप्लिक OH माइनस। तो कहने मतलब ध्यान दीजिए, इस तरह से देखा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहता है। नॉर्मलता को ऐसे लिखते हैं, नॉर्मलता बराबर होता है विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे विलेय का तुल्यांकी भार। नॉर्मलता को ऐसे लिखते हैं, विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ऐसे लिखते हैं, तुल्यांकी भार को इसे लिखते हैं। अब मान लीजिए सांद्रता कैसे निकालोगे, जानोगे तभी ना सांद्रता का मान निकालेंगे। तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन, और सांद्रता को हम ऐसे लिखते हैं, और विलेय का द्रव्यमान जो होगा उसको एम से लिखेंगे, और विलायक का आयतन किसमें लिखेंगे, भी किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर मिलीलीटर में है तो उसको हर हाल में आपको लीटर में चेंज करना है, और जो द्रव्यमान है वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में, किसमें होना चाहिए, ग्राम में। बस इतना आप लोग देखिएगा, अगर 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिएगा, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो लीटर में चेंज करिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने सांद्रता निकाल लिया, अब तुल्यांकी भार निकालना है, तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लता आप्लिक क्या क्षारकता। ये अम्लता है, अम्लता आप्लिक क्षारकता, और अम्लता आप्लिक क्षारकता क्या होता है, तो अगर विलेय आपका क्षार है तो क्षार में OH को गिनिएगा कि OH कोठ OH है वही उसकी क्षारकता कहलाएगी। अगर अम्ल है, जैसे मान लीजिए आप HCl लेते हैं तो HCl में एक ही हाइड्रोजन है इसलिए उसकी अम्लता 1 होगी। अगर क्षार की बात करें NaOH है तो NaOH में OH 1 है किसकी, इसलिए उसकी क्षारकता क्या होगी, वह NaOH क्षार होता है तो उसकी क्षारकता कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। तो कहने मतलब यह है, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH का होल ट्वाइस है तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे कितना है, तो 2 है, इसलिए वो जब अम्ल होगा तो उसकी अम्लता कहलाएगी, और जब क्षार होगा तो उसकी क्षारकता कहलाएगी। अब इस पर रिलेटेड जो है सवालों को देखते हैं। अभी आपको मैं पहला नॉर्मलता बताया हूँ, और नॉर्मलता से रिलेटेड मैं एक सवाल आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको ये जो भी मैं बताया हूँ वो एकदम आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप इसका जो है, अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर जो है एक सवाल मैं लिखा हूँ, 8 ग्राम KOH 1 लीटर जल में मिला हो तो उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ध्यान लीजिएगा, 8 ग्राम KOH, 8 ग्राम जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और जहाँ OH होते हैं वो जैसे OH हुआ, जैसे जो क्षार होते हैं, आपको क्षार की परिभाषा बताया गया था कि यह जो है, ये कहने मतलब यह है कि अम्ल की परिभाषा ये बताया गया था जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षार के अंतर्गत आपका KOH आता है, NaOH आता है, CaO आता है, ठीक, NH4OH आता है। तो ज़्यादातर OH वाले जो मान होते हैं वो क्षार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और कहने मतलब यह है, या एक आपको उसका बताया गया था कि 10 में बताया गया था कि क्षार जो है विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों की संख्या के वो व्यक्त करते हैं, OH माइनस आयनों को, और जो है ये जो अम्ल होते हैं वो H प्लस आयनों की संख्या को व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो OH वाले होते हैं वो क्षार के अंतर्गत आ जाएंगे, तो क्षार में OH के अंतर्गत, और जो अम्ल होते हैं वो H वाले मान होते हैं, यानी H प्लस आयनों के। तो कहने का मतलब है, ये आपका क्षार है 8 ग्राम
KOH 1 लीटर जल में घुला हो तो उस विलयन की नार्मलता क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान दिया है, यानी कौन घुला है, तो आप कहेंगे विलेय घुला है, और विलेय का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे विलेय पुस्तक में KOH, यानी इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, ग्राम में ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और देखिएगा किसमें घुला है, तो जल में घुला है, तो कार्बन लगा है जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जो घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो यह विलेय जो है KOH जल में घुल रहा है, इसका मतलब जल क्या है, विलायक है। लिखेंगे विलायक, आप क्वेश्चन लिख देंगे जल विलायक, क्वेश्चन में लिखेंगे जल, या लिख सकते हैं H2O का आयतन। देखिए यहाँ द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं m से भी लिख सकते हैं, और आयतन को v से लिखते हैं, बराबर कितना है, 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लगे हाथ, अब सांद्रता भी निकाल लीजिए, तो लिखेंगे सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता S बराबर क्या बताया गया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन। सूत्र लिखे हैं कि जस्ट इसके पहले कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और समझिएगा। तो सांद्रता को हमने S से लिखा, विलेय के द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, M से, और आयतन को V से। आप बताइए m का मान कितना है, m का मान आप देख सकते हैं 8 दिया है, और आयतन क्या है 1, यानी इस तरह से ये ऊपर वाला ग्राम में है और नीचे वाला किस में है, लीटर में। इस तरह से S का मान आ गया 8 ग्राम प्रति लीटर, या लिख सकते हैं ऐसे S बराबर 8 ग्राम प्रति लीटर। देखिए ये तो हो गया आपका सांद्रता। अब निकाल लीजिए तुल्यांकी भार, लेकिन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के पहले इसका अणु भार निकाल लीजिए। विलेय का नाम क्या है, कौन विलेय है, KOH का अणु भार, विलेय का अणु भार। अणु भार कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस यौगिक में जितने तत्वों के परमाणु हैं, सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करते हैं। तो इसमें 3 तत्व हैं, 3 तत्व के परमाणु हैं। तो ये आप देखेंगे पोटेशियम है, या ऑक्सीजन है, और है हाइड्रोजन है। तो देखेंगे K का परमाणु भार, धन, K का परमाणु भार धन, ऑक्सीजन का परमाणु भार यानी O का परमाणु भार, धन। अगला क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो लिखेंगे H का परमाणु भार। अब देखिएगा K का परमाणु भार कितना होता है, K का परमाणु भार 39 होता है, और 39, तो अगर 39 है, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16, और हाइड्रोजन में कितना होता है 1। देखिए परमाणु भार की बात करते हैं, K का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, K का 19 होता है, और 19 38 के समथिंग में जाता है। तो K का परमाणु भार 39, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और उसका 2 दूना, 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का 1 और 1 का 1 समथिंग होता है। तो कर मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका मान हो जाएगा कितना, 40। ये 39 में जोड़ दीजिए तो 40, और 40 में 16 जोड़ देंगे तो 56 आ गया। ये आपका अणु भार का मात्रक हो जाएगा 56, यानी 56 आपका, यानी विलेय का अणु भार, यानी 56 आपका आ गया ग्राम प्रति मोल, इसको कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है,
ग्राम प्रति मोल। अब ध्यान दीजिए, ग्राम प्रति मोल यह अनुभाग निकाल लिए। अब ये विलेय जो है ये क्षार है, तो क्षार की क्षारकता आपने आपको बताया था, जो क्षार होता है उसकी क्षारकता कैसे निकालते हैं, जितने OH होते हैं उनकी संख्या गिनते हैं, जिसमें कितने OH है, एक। अगर यही अम्ल रहता तो H की संख्या गिनते। ये अम्ल जो है नहीं, ये क्षार है, तो क्षार में कितने OH हैं, तो आप कहेंगे एक। तो लिखेंगे विलेय, उसमें क्षार, विलेय यानी आप लिख सकते हैं क्षार, और ये क्षार क्या है, KOH की क्षारकता बराबर कितना है, एक। आप कहेंगे ये कैसे है, उन्होंने बताया जितने OH होते हैं वही उनकी संख्या जो क्षारकता कहलाती है। आप देखिए क्षारकता निकल गया ना, अब इसका निकाल लीजिए तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार तो सूत्र था विलेय का अनुभार बटे विलेय का अनुभार बटे विलेय की क्षारकता, विलेय की क्षारकता। और तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं, और विलेय का अनुभार कितना था, 56 है, या लिखेंगे 56, और विलेय की क्षारकता कितना है, 1। इस तरह से ई का मान आ गया 56/1। अब आप निकालेंगे नार्मलता। तो नार्मलता का सूत्र क्या बताया गया था, N बराबर क्या होता है, S/E, यानी सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। याद करिए सूत्र, सांद्रता बटे यानी विलेय की सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और सांद्रता आप देख सकते हैं, सांद्रता का मान 8 है, और तुल्यांकी भार कितना है, 56 है। 8 × 56 यानी 1/7, या लिख सकते हैं N/7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिए, एक बार मैं सर्जरी निकाय से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। देखिएगा, 8 ग्राम KOH 1 लीटर जल में घुला है, तो हमने आपको बताया कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब 8 ग्राम अधिक बा कि 1 लीटर अधिक बा, आप कहेंगे 8 ग्राम कम है और 1 लीटर क्या है, अधिक है, इसलिए ये विलेय हुआ और ये क्या हुआ, विलायक। तो विलेय का नाम क्या है, KOH, वही तो घुल रहा उसमें, तो KOH का द्रव्यमान यानी M का मान कितना है, 8 ग्राम हो गया। अच्छा, विलायक क्या है, जल है, क्योंकि जल में ही तो घुल रहा है, तो विलायक यानी H2O का आयतन कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर लिखेंगे। विलेय की सांद्रता निकालेंगे, तो सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलायक का आयतन, और विलेय का द्रव्यमान 8 था और आयतन कितना, 1 था, इसलिए ग्राम प्रति, ये ग्राम में लीटर में है, इसलिए सांद्रता का मात्रा होता है ग्राम प्रति लीटर। अब विलेय का नाम क्या है, विलेय आपका KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, तो विलेय का अनुभार बराबर निकालेंगे, यानी K का परमाणु भार धन O का परमाणु भार, यानी इस यौगिक में जितने तत्व के परमाणु हैं सभी तत्व के परमाणु भार, सभी तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भारों का योग करते हैं, ठीक है। तो K का परमाणु भार धन O का परमाणु भार धन H का परमाणु भार, K का परमाणु भार 39 होता है, O का परमाणु भार 16 होता है, H का परमाणु भार 1। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि जब भी ये सवाल दिया होगा तो कोने में कोष्टक में इनके परमाणु भार जरूर दे दिए जाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। यानी कोष्टक में जब ये सवाल खत्म हो जाएगा कहीं नीचे दे दिया जाएगा कि K बराबर 39, O बराबर 16 और H बराबर 1, और कभी कभी नहीं देता है, तो भाई नहीं देता तो आपको यह मान के चलिए जितना आप परमाणु क्रमांक याद किए हैं उसका दुगुना के लगभग में होता है, या तो दुगुना से हल्का से कम हो सकता है या उससे थोड़ा सा अधिक ही होता है किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में सवाल के बगल में नीचे जो कोने में इन मानों को दे दिया जाता है और उठा के आपको रखना K को
40 O का 16 H का 1 जोड़ देंगे, 56 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब क्या करेंगे, विलेज की क्षारकता निकालेंगे। क्षारकता कितना है, तो क्षारकता निकालने के लिए OH की संख्या गिनेंगे। अम्लता कैसे निकालेंगे, तो अम्लता के लिए H प्लस आयनों की संख्या गिनते हैं। तो क्षारकता का मान देखिए OH एक ही था, इसलिए क्षारकता का मान 1 हो गया। विलेय का गुणांकी भार बराबर क्या होता है, विलेय का अणु भार बटे विलेय की क्षारकता, और अणु भार का मान कितना था 56, और विलेय की क्षारकता कितना था 1, 56/1 आ गया। और इसका कोई तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता, कहीं नोट में लिख दीजिएगा कि तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता है। और नॉर्मलता n बराबर क्या होता है, सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। सांद्रता का मान आप देख सकते हैं कितना 8 है, और तुल्यांकी भार का कितना है 56 है। तो 8 बटे ये 56 हो गया, 8 से काट दीजिए, तो 8 × 8 से 56 यानी 1/7। जिसको नॉर्मलता है वो n/7 लिखेंगे। अगर इसी तरह से मोलरता हम लोग निकालेंगे तो m/7 लिखते, हम लोग मोलरता निकालते स्मॉल m/7, इस तरह से ये व्यक्त करते हैं। तो आई होप कि जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।